नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। गुजरात की राजनीति की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्थानीय स्वशासन के संगठन को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रमुख पाटिल ने क्या की घोषणा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात की राजनीति की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि बीजेपी की ओर से स्थानीय स्वशासन के संगठन को लेकर बड़ी बात सामने आई है। बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बीजेपी की परंपरा के अनुरूप की गई है, जिसके मुताबिक स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में नियुक्ति के लिए नो रिपीट थ्योरी अपनाई जाएगी। नए लोगों को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। दोबारा न दोहराने की पद्धति अपनाई गई है। सामान्य सीट पर केवल सामान्य वर्ग के लोगों की ही नियुक्ति की जाएगी। गुजरात में लोगों को अच्छा प्रशासन देने का प्रयास किया जाएगा। जो लोग पहले पदों पर रह चुके हैं, उन्हें दोबारा नियुक्ति मिलने की संभावना कम है। જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની હમણાં પરંપરા રહી છે કે લગભગ 4 પદો છે, એ 4 પદમાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, નેતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, એ જિલ્લાના પ્રમુખો, ઉપપ્રમુખ, કારોબારી, આ બધા અમને નો રિપિટિશનમાં લઈ જવાનો એક નિર્ણય, એક વિચારણા ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશમાં કરવામાં આવી છે, જેના કારણે વધુમાં વધુ નવા લોકોને પણ તક મળે, हमने अनुभव पण મળે। CR पाटिल ने कहा, इसके अलावा करीब 1500 पदों पर जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। हर जिले में 3 निरीक्षक भेजे जाएंगे। संगठन और निर्वाचित लोगों को सुनने के बाद नाम तय किए गए। यह प्रक्रिया भाजपा की परंपरा के अनुरूप की गई है। चूंकि पहले पद संभाल चुके पार्षदों की दोबारा नियुक्ति होने की संभावना कम है, जिससे नए पार्षदों को मौका मिलने की संभावना अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लॉन्च होगी 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना। कहां 30 लाख कामदारों को होगा फायदा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। देश के छोटे कामगारों, कौशल वाले लोगों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। यह स्कीम विश्वकर्मा जयंती पर यानी 70 सितंबर 2023 से लागू हो रही है। संयोग से इस दिन PM मोदी का जन्मदिन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि PM विश्वकर्मा योजना के लिए केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 में 30 लाख कामदारों को लाभ देना है। 70 सितंबर को लॉन्च हो रही इस योजना को 3 मंत्रालयों MSME, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय की ओर से लागू किया जाएगा। इस स्कीम के जरिए सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी। इनमें सुनार, लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोगों को शामिल किया जाएगा और उन तक सहायता पहुंचाई जाएगी। योजना के तहत तय शर्तों के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, क्या है याचिकाकर्ता की दलीलें, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसे लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दायर किया है। पांडे ने याचिका में कहा कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हायर कोर्ट की उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष राहुल खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे। याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि को निलंबित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वित्तीय संस्थानों को निर्देश, अपने कस्टमर से जरूर ले नॉमिनी का नाम। क्या है चौंकाने वाला खुलासा, देखते हैं रिपोर्ट।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से ये सुनिश्चित करने को कहा है उनके कस्टमर्स नॉमिनी या उत्तराधिकारी का नाम अवश्य घोषित करें। रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2021-22 तक बैंक में बिना दावे वाली रकम यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स 48,262 करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। वहीं सभी वित्तीय संस्थानों में बगैर दावे वाले रकम का वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए पार हो चुका है। वित्त मंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि बैंकिंग सिस्टम, मैनुअल फंड, स्टॉक मार्केट समेत सभी फाइनेंशियल इकोसिस्टम इस बात का ध्यान रखे कि जब वो कस्टमर के पैसे से डील कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य के बारे में भी सोचे और ये उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए उनके कस्टमर्स नॉमिनी का नाम और पता उपलब्ध कराए। आम लोग अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगा सके, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम नाम से सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को लेकर सरकार पर सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन सहित कई विपक्षी नेताओं ने क्या हमला किया, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। G20 डिनर के निमंत्रण में राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमले हो रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि पीएम मोदी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि हमसे बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 पर 16 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पक्ष विपक्ष में क्या दलीलें दी गई, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन तक दोनों पक्षों की जिरा सुनी और 5 सितंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने संवैधानिक पहलुओं से लेकर ऐतिहासिक घटनाक्रम पर चर्चा की। मामला उस वक्त खासा गर्म हुआ जब कोर्ट ने मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन से इस बात का हलफनामा मांग लिया कि वह जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न हिस्सा मानते हैं। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का भी फैसला लिया गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। अब इस मामले को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सुनवाई की। बेंच के बाकी सदस्य हैं जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत। मामले के पहले 2 याचिकाकर्ताओं शाह फैजल और शहला रशीद ने सुनवाई शुरू होने से पहले ही अपनी याचिकाएं वापस ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रिपोर्ट के दौरान अमिताभ बच्चन ने केबीसी के शो में क्या किया खुलासा, देखते हैं रिपोर्ट में। केबीसी के शो में पंजाब के पठानकोट से आई डॉक्टर अपूर्व मल्होत्रा ने रियलिटी शो के 16वें एपिसोड में हॉट सीट तक अपनी जगह बनाई। इस दौरान बिग बी ने कंटेस्टेंट को यह बताया कि उनके पिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। दरअसल कंटेस्टेंट डॉक्टर अपूर्व मल्होत्रा से 3000 रुपए के प्रश्न के लिए बिग बी ने सवाल पूछा, इनमें से कौन सा ग्रंथ एक देवता और एक योद्धा के बीच संवाद के रूप में है। दिए गए विकल्प थे
विष्णु पुराण, भगवत गीता, रामायण और ऋग्वेद। कंटेस्टेंट ने सही जवाब दिया जो भगवत गीता था। बिग बी ने बताया कि भगवत गीता संस्कृत में है, इसे पढ़ना कठिन है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका सरल भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। इसे जनगीता कहा जाता है। अगर आपको मौका मिले तो इसे जरूर पढ़े। बिग बी ने फिर कंटेस्टेंट अपूर्व मल्होत्रा को कहा, मैं आपको बता दूं कि मेरे बाबूजी ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। उन्होंने इसका तुलसीदास कृत रामायण में प्रयुक्त भाषा में अनुवाद किया। तो जिस भाषा में तुलसीदास ने रामायण लिखी, उसी भाषा में मेरे पिता ने भगवत गीता का अनुवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। गुरु यानी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला, बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी, दया और नम्रता के रास्ते पर स्थापित करने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जाती है, क्योंकि उनके जैसा कोई और बच्चों को प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों शिक्षक दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरअसल डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। सन 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, तो उनके छात्र 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगने के लिए उनके पास पहुंचे। इसके बजाय उन्होंने समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बता दें कि इस साल 5 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पर निकले आदित्य L1 को लेकर इसरो ने नई जानकारी दी है। इसरो ने दूसरी बार आदित्य L1 की कक्षा को बदल दिया है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आदित्य L1 सूर्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया है। क्या है इस मिशन का लक्ष्य, कितने समय की आयु है आदित्य L1 की, देखते हैं रिपोर्ट में। इसरो ने सौर मिशन पर भेजे गए आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसके लॉन्चिंग के बाद इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि आदित्य L1 ने दूसरी बार अपनी कक्षा सफलतापूर्वक बदल ली है। आगे कहा गया कि आदित्य L1 के कक्षा बदलने के ऑपरेशन के दौरान बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में सैटेलाइट के जरिए इसकी ट्रैकिंग की गई। आदित्य L1 अब 245 किलोमीटर इंटू 22,459 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर 282 किलोमीटर इंटू 40,225 किलोमीटर में पहुंच चुका है। आदित्य L1 की यह दूसरी बड़ी सफलता है और उसने सूरज की ओर अपना कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब 10 सितंबर 2023 को रात को 2:30 बजे तीसरी बार फिर आदित्य L1 की कक्षा बदली जाएगी। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदित्य L1 बेहद चुस्त दुरुस्त स्थिति में अपनी यात्रा कर रहा है। अभी वह 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार ऑर्बिट बदलेगा। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 10 सितंबर की रात होगी। एक बार आदित्य अपने तय स्थान पर पहुंच जाए यानी L1 तक पहुंच जाएगा, तब वह हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। अमेरिका के नेवाडा राज्य में बर्निंग मैन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये एक हफ्ते तक चलने वाला फेस्टिवल है जिसमें लोग पारंपरिक नाच गाने का मजा लेने के लिए आते हैं, लेकिन अब यही फंस गए हैं। क्यों ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, क्या खास बातें हैं इस फेस्टिवल की, देखते हैं रिपोर्ट में। अमेरिका के नेवाडा राज्य में बर्निंग मैन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहाँ इस कल्चरल फेस्ट का जश्न मनाने के लिए करीब 17,000 लोग इकट्ठा हुए, मगर जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वही हुआ। महज 24 घंटे के भीतर 2-3 दिन के बराबर बारिश हुई, जिससे रेगिस्तान का रेत कीचड़ में तब्दील हो गया। बर्निंग मैन फेस्टिवल की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। उस वक्त यहाँ केवल 80 लोग ही आए थे।
फिर साल 1993 में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या 1000 से अधिक हो गई। ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया और आज 17,000 तक पहुँच गया है। फेस्टिवल का नाम बर्निंग मैन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि फेस्टिवल के आखिर दिन यहाँ लोग अपनी बनाई कलाकृतियों को ही जला देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपनी बनाई चीजों को जलाने से इंसान के अंदर का अहंकार खत्म होता है। जो भी लोग फेस्टिवल में शिरकत करने आते हैं, उन्हें यहाँ अपने तरीके से रहने की आजादी होती है। उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। ऐसा इसलिए ताकि वो सही मायने में समझ सके कि आजादी आखिर क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया, लेकिन अब इस तरह की लापरवाही से रेलवे विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी के कार्य पर उंगली उठने लगी है कि अगर कोई बड़ा हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। देखते हैं पूरी बात रिपोर्ट में। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बरहडवा रेलवे स्टेशन के एक रेलवे ट्रैक पर बिना इंजन के ही 4 बोगी पटरी पर दौड़ पड़ी। उनके पीछे पीछे एक मालगाड़ी का रैक भी चलने लगा। रिपोर्ट के अनुसार रैक लोडिंग रेलवे ट्रैक पर विगत 10-15 दिन पहले मालगाड़ी के 2 डिब्बे खड़े थे। उसी ट्रैक पर मेंटेनेंस के लिए एक ट्रेन के 4 कोच खड़े थे। लगभग एकाएक मालगाड़ी का डिब्बा चलना शुरू हो गया। यह देख रेलवे ट्रैक के अगल बगल में बसे ग्रामीणों ने हल्ला करते हुए भीड़ जुटाई और किसी तरह से उसे आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहे। रेलवे ट्रैक पर खड़े ट्रेन के 4 कोच को जोरदार धक्का मारा, जिससे कोच भी रेलवे पटरी पर दौड़ पड़े। बिना इंजन के ट्रेन कोच बरहडवा राजमहल रोड को क्रॉस कर लगभग 200 मीटर तक चलकर बरहडवा स्टेशन मुख्य प्लेटफॉर्म के पास तक पहुंच गए। बिना इंजन के ही कोच और मालगाड़ी के डिब्बे पटरी पर दौड़ने से बड़ा हादसा होने से टल गया। अब इस तरह की लापरवाही से रेलवे विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों पर उंगली उठने लगी है कि अगर कोई बड़ा हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता।